ये बहुत दुखद और चिंताजनक है ये कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स सीज किया था वो रखा गया था स्ट्रांग रूम के अंदर, और वहां पर इस तरह का ब्लास्ट होना ये बहुत दुखदायक है। और इसमें 9 लोगों की जानें चले गई, तकरीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो हमारी संवेदना है उन जो लोगों की जानें चले गए उनके साथ, और हम चाहेंगे जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। मगर ये जांच का विषय है कि अभी देखिए 2900 किलोग्राम के करीब इन लोगों ने ये सब जो पकड़ा था एक्सप्लोजिव मटेरियल जो बता रहे ये लोग उसको रखा था, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था। ये एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं। मैं क्योंकि लॉयर भी हूं, मुझे पता है कि किस तरह से एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये एक जांच का विषय है कि एक्सप्लोजन क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसकी वजह से सबकी जानें चले गई। अब तो इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, वहां की पुलिस भी कर रही है और मिनिस्ट्री भी लगी हुई है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आए वो सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। किसकी लापरवाही की वजह से इन लोगों की जानें चले गई, क्या था उसमें, सब चीज की इंक्वायरी होना चाहिए। सर, ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे मोहम्मद के जो आतंकी जो संगठन है उसे लेकर पोस्टर लगाए जा रहे थे जम्मू कश्मीर में, और यही पुलिस स्टेशन है नौगाम पुलिस स्टेशन जिसने इसका पर्दाफाश किया था। क्या लगता है कि ये टारगेट किया गया है इस पुलिस स्टेशन को, और उसके कुछ दिन पहले ही इससे सीज ये विस्फोटक पदार्थ मिलना, उसको उसी पुलिस स्टेशन में रखना, क्या लगता है टारगेटेड ऐसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं ना कि जिस चीज की वजह से भी हुआ, जो कोई भी कारण हो, उस कारण की पूरी तरह से चौकसी इंक्वायरी करना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए ना, 9 लोगों की जानें चले गई, तकरीबन 29 से ज्यादा लोग घायल जख्मी हुए हैं। तो क्या था, क्यों हुआ था, उसी पुलिस स्टेशन में क्यों हुआ, ये तमाम चीज जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और मैं समझता हूं कि वहां के जो पुलिसकर्मी है, सरकार उसके इन्वेस्टिगेशन करेगी और रिपोर्ट पब्लिक के सामने सार्वजनिक होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत चिंताजनक विषय है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो सीज हुआ है, इस तरह से वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है और लोगों की जानें चली जाती है। तो मैं तो चाहूंगा कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और रिपोर्ट सामने सार्वजनिक की जाए। सर, बिहार में एनडीए की जीत के बाद जो है पीएम मोदी का ये बयान आया है कि बिहार की गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल से होकर निकलती है, बिहार से होकर पश्चिम बंगाल तक निकलती है, और इसी गंगा ने जो है हमारा विजय जो है वो बंगाल में भी अब निश्चित कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो बोला है, मैं तो अपनी बात करूंगा कि हमको तो बहुत खुशी है कि इस मर्तबा फिर से हमारे 5 विधायक जीत गए, चुन के जा रहे बिहार असेंबली में। और सीमांचल की आवाम ने खास तौर से हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, इज्जत से नवाजा और हमको एक अच्छी रिश्ते कामयाबी मिली है वहां पर। मगर कई जगहों पर देखिए, मैं आपको एक जगह बताऊंगा, बलरामपुर, जहां पर हमारा कैंडिडेट था एडवोकेट आदिल हसन, 80,000 वोट लिया उसने, 80,000 वोट लिया और रिकाउंटिंग में 400 वोट से हार गया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कौन थे वहां के वोट कटवा, किसने उनका वोट काटा? एक मेहनती इंसान, सेक्युलर माइंड वाला जो जीत रहा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उसको आपने इस तरह से हरा दिया। अब किसके ऊपर आप इल्जाम लगाएंगे? कौन है असली बी टीम? किसने बीजेपी को जिताया वहां पे? किसने आप सपोर्ट किया उनको? ऐसे 1-2 जगह के ऊपर हमको और कम वोटों से हमारी हार हुई है, लेकिन फिर भी जो अल्लाह का फैसला हमको मंजूर है, अल्लाह ने हमको अच्छी कामयाबी दी। और ये जीत सीमांचल के विकास की है, हक इंसाफ की है, डेवलपमेंट की है, करप्शन खत्म करने की है और हिस्सेदारी की है। जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने पहले दिन से कहा था कि हम आ रहे हैं आपके अंदर से नेता पैदा करने, आपके ऊपर लीडर बनाने के लिए। और सीमांचल की आवाम ने एक टोन में कांधे से कांधा मिलाकर असद ओवैसी साहब की बात पे लब्बैक कहा। और आज देखिए रिजल्ट, नताइज आप सबके सामने। इसमें दोष महागठबंधन वालों का भी है। हम पे इल्जाम लगाने वाले पहले खुद के अंदर उनको झांकना चाहिए कि कौन वो वोट कटवा बन गया। हमने तो कहा था ना, आइए अलायंस के अंदर लीजिए, हमको साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। अब देखिए हम, और दूसरी बात यह है कि एक 2% वाला मल्लाह, उसको आप डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, एक 14% वाला यादव को आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, और वहीं पर एक 18% वाला मुसलमान को क्यों नहीं? कि मुसलमान नहीं बन सकता क्या मुख्यमंत्री? बिहार का है, वहां पे सक्षम लोग हैं, मगर आपकी नीयत नहीं है, हिस्सेदारी देना नहीं है, आपको साथ में आना नहीं है, गठबंधन का हिस्सा हमको बनाना नहीं है। और उसके बाद में इस तरह का होता है। तो मैंने पहले ही कहा था, अब नहीं रोना पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन लिया, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया। अब नहीं, अब तो जनता ने फैसला दे दिया है, सबको मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं रुकते आप, तेजस्वी यादव हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बुलाते, चरमपंथी। अरे आप कौन होते? आपने एक दाढ़ी देख लिया,
टोपी देख लिया, मुसलमान देख लिया तो चरमपंथी हो गया। जो इंसान हक, इंसाफ, न्याय, विकास, डेवलपमेंट की बात कर रहा है उसको अब चरमपंथी बोल के आपने सिर्फ ओवैसी साहब का अपमान नहीं किया, आपने पूरे बिहार के मुसलमानों का अपमान किया, आपने पूरे सीमांचल के मुसलमानों का अपमान किया और आपने पूरे देश के मुसलमानों का अपमान किया। इसकी वजह तेजस्वी को माफी मांगना चाहिए। आप इस तरह के अनाप शनाप बकवास करेंगे, कोई आता है शायर मुशायरा पढ़ के जाता है, हमको गालियां बक के जाता है, ओवैसी साहब के नाम से अपने नंबर्स बढ़ाने की बात करते। कोई आता है बोलता है कि हमको सीमांचल में क्यों आना चाहिए ओवैसी साहब को। अरे भाई, किसी के बाप का है क्या सीमांचल? पूरे देश में जाएंगे। अब जो ये बोल रहे थे उनकी क्या हालत है आज देख ली। जनता ने उनको जवाब दिया। हम पे जितनी गालियां बका, जितना इल्जाम लगाया, वो तमाम इल्जाम का सीमांचल की जनता ने पूरी रीत से इनको जवाब दे दिया और आज नताइज आप तमाम के सामने है कि हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रीत से कामयाबी मिली।